हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सब कुछ कंप्लीट ये हमारे टॉपिक हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, यानी कि हर्यक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश। ये तीनों वंश कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको सिकंदर महान का, क्योंकि सिकंदर से क्वेश्चन आने हैं मेंस में। वो आपसे 6 मार्कर में, 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एक बार देख लेना। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको मेरे चैनल की लिंक मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक। एंड दूसरे चैनल है मेरा दामिनी श्रुति ब्लॉग, उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आप न्यू हो, आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हर एक दिन बाद मैं लाइव आती हूँ। 20 क्वेश्चन का अपना टेस्ट रखती हूँ वहाँ पे, तो लाइव क्लास रहेगी अपनी अगले दिन। तो आप जरूर आ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं वीडियो के एंड में। वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो आप देख लेना, कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए गाइज, बिना देरी की क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे हर्यक वंश। तो हर्यक वंश और उसे पितृहृता वंश भी कहा जाता था। इसका मतलब दो नाम थे। वैसे आपको मोस्ट किताबों में यही नाम मिलेगा, लेकिन ये नाम दिया गया है आपको एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। तो हर्यक वंश था, तो उसके संस्थापक एक बार मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। यहाँ थोड़ी सी जगह है, क्योंकि उसमें समझाने का इतना ज्यादा कुछ खास काम नहीं है, सिर्फ आपको पहले और अंतिम। तो सबसे भ्रष्ट शासक था बिंबिसार, ठीक है। देन अजातशत्रु, फिर था उदयन, फिर मुंडक और नागदशक, जो मोस्ट थे। और यहाँ मैं बता दूं, सबसे महान कहा जाए तो अजातशत्रु बिंबिसार दोनों को कहते हैं, लेकिन हर्यक वंश का अंत किस शासक के कारण हुआ, तो वो था गाइस नागदशक। क्योंकि जो शिशुनाग थे, मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल साहसी नहीं था वो राजा। तो शिशुनाग ने उनको वहां पराजित किया और नए वंश शिशुनाग की स्थापना की। तो पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बिंबिसार हर्यक वंश का मतलब शासन कितना रहा, तो 544 से 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश का शासन रहा। क्वेश्चन है बिंबिसार, तो बिंबिसार ने शासन कब किया, तो बिंबिसार ने किया था 544 से 493 ईसा पूर्व। ये रहा था बिंबिसार का शासन। अब एक है कि उपनाम, तो आपने देखा होगा, आप देख लेना क्वेश्चन उठा के। उसमें क्वेश्चन आया था कि श्रेणिक के उपनाम से किस राजा को जाना जाता था, तो श्रेणिक उपनाम था बिंबिसार का। अब आता है एक क्वेश्चन गाइस कि बिंबिसार जो था उसके राजवैद्य का नाम क्या था, तो बिंबिसार के राजवैद्य का नाम था जीवक, और राजधानी बनाई थी बिंबिसार ने गिरिब्रज को। ये जो फैक्ट है वही लिखे हैं यहाँ पे, देखो। उपनाम था श्रेणिक, राजधानी गिरिब्रज को बनाया, और राजवैद्य का नाम था जीवक। फिर बिंबिसार ने राजगृह नामक एक नगर की स्थापना की। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अगध जो अंग राज्य था उसको मगध राज्य में मिला लिया। किसको हराया था बिंबिसार ने, ब्रह्मदत्त को, और ब्रह्मदत्त को हराकर जो अंग राज्य था उसको मगध में मिला लिया था। फिर यहाँ पे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर राज्य का विस्तार किया था। यानी जब बिंबिसार ने शादी की थी, उस स्तर पर जो रानी वहां की थी उस हिसाब से उन्होंने राज्य का विस्तार किया था। तो जो कौशला देवी थी, कौशल राज्य, दहेज में उन्हें काशी मिला था, और अंग के कुछ भाग को उन्होंने, जो अंग का कुछ भाग था उसको जीता था। चेलना थी लिच्छवी की, जो लिच्छवी राजा थे उनकी क्षेमा पंजाब की थी। तो इस आधार पर उन्होंने राज्य का विस्तार किया। एक बार बता दूं, बिंबिसार का शासन 544 से 493 ईसा पूर्व। उपनाम था श्रेणिक,
राजधानी बनाई थी गिरिब्रज को, और जो राजवैद था, राजवैद का नाम था जीवक। ये राजवैद आपको वहां भी मिलेगा जब आप उज्जैन का साम्राज्य पढ़ोगे, उज्जैन का इतिहास पढ़ोगे, तो वहां पे भी ये नाम आपको मिलेगा। पढ़ते हैं गाइस अगले अजातशत्रु को। अब है दूसरा राजा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या था, 493 से 461 ईसा पूर्व। इनका मतलब क्या काम किया था, उपनाम तो ये देख ले रहे हैं। अजातशत्रु जो पुत्र था, इनके पिताजी का नाम था बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। और बिंबिसार को किस उपनाम से जाना जाता था, श्रेडिक उपनाम से। और जो अजातशत्रु था उसको जाना था कुडिक उपनाम से, अजातशत्रु को जाना जाता था। तो गाइस क्वेश्चन आ जाता है, कुडिक उपनाम से किसे जाना जाता, तो अजातशत्रु को जाना जाता। इसके समय में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना हुई। इसी के समय प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ पे हुआ, राजगृह में हुआ। किसके समय, अजातशत्रु के समय। मैंने याद करिए, मैंने सम्मेलन आपको पढ़ाए थे, तो वहां मैंने बताया था कि उस समय शासक कौन था। तो अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगृह में हुआ। इसने बज्जी संघ एवं काशी को मगध राज्य में मिला लिया। यानी जो बज्जी संघ था और काशी, उन दोनों को कहाँ मिलाया, तो मगध राज्य में मिला लिया था। किसने, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु पुत्र किसका था, बिंबिसार का। अजातशत्रु के मंत्री जो कौन थे, सुनीद और वश्यकार, जिन्होंने बज्जी संघ में फूट डाली। यानी अजातशत्रु के दो मंत्री थे, कौन, सुनीद और वश्यकार। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि जो बज्जी संघ था उसमें दोनों ने मिलकर फूट डाली। किसने, अजातशत्रु के मंत्रियों ने। अजातशत्रु ने रथमूसलों व महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया। हथियारों के नाम वैसे ज्यादा नहीं आए, लेकिन हमारी नॉलेज में होना चाहिए ये नाम। अब है तीसरा उदयन। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना की। तो क्वेश्चन आ जाता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की थी गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। यानी जहां गंगा और सोन नदी दोनों मिलती थी, उन दोनों के संगम पर इन्होंने पाटलिपुत्र नामक जगह की स्थापना की। तो गाइस टाइम पीरियड उदयन का था 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। अब है अंतिम शासक नागदशक। क्योंकि जो मुंडक हैं और जो अनिरुद्ध हैं राजा, उनका इतना कुछ खास नहीं दिया। तो नागदशक का ये था कि हर्यक वंश का मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतिम शासक, तो नागदशक। 412 में बताया है कि ये रहा, लेकिन और कुछ नहीं बताया, इनके बारे में अज्ञात है। आप चाहो तो विकिपीडिया पे सर्च कर लेना। इसके अमात्य शिशुनाग ने पराजित कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। बस इनका इतना सा इतिहास है। बाकी का नोट है एक, देख रहे हैं। बिंबिसार ने जो नरेश थे, प्रसेनजित की बहन महाकौशला, वैशाली के चेटक की पुत्री चरमा एवं पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की, और शादी की नीति अपनाकर उसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किसने, बिंबिसार ने। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है नोट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप देख लेना। उसके बाद में गाइस जो हर्यक वंश का था, उसका एक और राजा था अनिरुद्ध। तो जो अनिरुद्ध और जो मुंडक थे, उनका कुछ खास ऐसा इतिहास नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखाया। तो ये दो राजा और थे, ठीक है, तो यहाँ पे इतना नहीं लिखा। बाकी का इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला पढ़ते हैं शिशुनाग वंश। अब पढ़ेंगे गाइस अगला वंश शिशुनाग। तो हमने हर्यक वंश कंप्लीट कर लिया था, अब पढ़ेंगे शिशुनाग। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड था 412 से 345 ईसा पूर्व। संस्थापक शिशुनाग, क्योंकि शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मार के इस वंश की स्थापना की, तो इसीलिए शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। इसने फिर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, किस वंश के शासक ने, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बस इतना कर लेना। इसने वत्स एवं अवंती को मगध राज्य में मिला लिया था। यानी जो वत्स और अवंती थे उनको मगध राज्य में मिला लिया। किसने, शिशुनाग ने। तो खास काम नहीं हुआ है, वैशाली को राजधानी बनाया, वत्स एवं अवंती को मगध राज्य में मिला लिया था।
फिर दूसरा शासक आता है इसके बाद कालाशोक, जो कि शिशुनाग का पुत्र था। तो कालाशोक था, इसे एक इसका उपनाम है, इसे काकवर्ड भी कहते थे। किसको? कालाशोक को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान में रख के इसको फैक्ट को पढ़ लेना अच्छे से। इसी के समय द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था, आपने देखे होंगे कि ये मैंने सारे बताए थे कि किस बुद्ध सम्मेलन में कौन सा शासक था उस समय। तो जब द्वितीय बौद्ध सम्मेलन वैशाली में आयोजन हो रहा था, उस समय वहां कालाशोक के समय पे ये हुआ था। इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। देखना, इनके पिता ने बनाई थी राजधानी वैशाली, लेकिन कालाशोक ने पुनः राजधानी कहाँ बना ली? पाटलिपुत्र में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आना है, स्वाभाविक क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। अब है नंदीवर्धन, जो कि इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। यह इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की थी महापद्म नंद ने करके, और एक नए वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम था नंद वंश। तो क्वेश्चन दो आपके हो गए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का अंतिम संस्थापक तो नंदीवर्धन, और नंद वंश का संस्थापक तो महापद्म नंद। अब पढ़ते हैं नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। उपाधि, इसने इसकी उपाधि का क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि इसको उपाधि बहुत अच्छी अच्छी दी गई थी। तो उपाधि थी सर्वरक्षात्मक, उग्रसेन, भार्गव, द्वितीय परशुराम और एकराट। ये उपाधि सारी की सारी उपाधियां इनको दी गई थी। किसको? महापद्म नंद को। फिर महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके उसे जीता और वहां पर एक नहर का निर्माण कराया। किसने? महापद्म नंद ने। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था। कैसा साम्राज्य था? जो कुलीन नहीं था, तथा जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांग गई हो, ऐसा राज्य था। कौन सा? ओनली नंदवंश। तो गाइस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन बना इसलिए मैंने आपको ये फैक्ट बना के लिख दिया। अभी ये वंश खत्म नहीं हुआ, तो इसको आगे पढ़ते हैं। धनानंद को, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। किसके समय किया था? तो धनानंद के समय। अब गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जो चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त थे, जो आचार्य चाणक्य, उनका थोड़ा इन्होंने अपमान किया था धनानंद ने, और इस बात से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया और जो मौर्य वंश की स्थापना हुई उसमें सहायता की थी। तो ये खत्म हुआ यहाँ पे नंद वंश। ठीक है, एक और है क्वेश्चन, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो महापद्म नंद को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है इनको उपाधियां भी कितनी दी गई है। अब कुछ भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे, तो वो पढ़ लेते हैं। पारसी या ईरानी आक्रमण। तो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया, और ईरान के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया था। एक फैक्ट है कि ईरान के प्रथम दारा प्रथम, इन्हें डेरियस प्रथम भी कहते थे, भारत के उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और उसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। किसने बनाया? दारा प्रथम। ये कहाँ के थे? ईरान के प्रथम थे। और लगभग ये क्षेत्र कब तक? 200 वर्ष तक ईरानियों के कब्जे में रहा था। 200 वर्ष तक ईरानियों के कब्जे में रहा, जो कि पहले दारा प्रथम ने इस पर कब्जा कर लिया था। कौन सा? भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसमें डेरियस प्रथम के ईरानी शासक नक्श ए रुस्तम अभिलेख के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब है यूनानी आक्रमण। तो ईरानी आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा। यूनानी के तहत सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अब गाइस, आपको पता है सिकंदर से क्वेश्चन आने हैं, कभी कभी आ जाता है, सिकंदर को समझाइए या सिकंदर के जीवन पर प्रभाव डालिए। तो आपको पता है वहाँ क्वेश्चन 10 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर या 3 मार्कर में पूछ सकते हैं। तो अब करते हैं सिकंदर को थोड़ा डिटेल में पढ़ देते हैं, उसके बाद गाइस क्लास हो जाएगी अपनी खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पढ़ेंगे सिकंदर महान के बारे में। तो बचपन का नाम था सिकंदर का अलेक्जेंडर। जन्म हुआ था इनका 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व, यूनान में उनका हुआ था जन्म सिकंदर का। पिता का नाम फिलिप,
माताजी का नाम था ओलंपिया या ओलंपियस बोलते थे उनको। गुरु का नाम था, गुरुजी जो थे अरस्तु। और सेनापति का नाम था, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इनका सेनापति जरूर पूछ लेते दोनों, एक जल सेनापति और सेनापति। तो सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर और जो जल सेनापति थे उनका नाम था निर्याकस। अब पत्नी तो रुक्साना बैक्टीरिया स्टेटेरा और स्टेटेरा थी, ये इनकी पत्नी का नाम था। पुत्र सिकंदर चतुर्थ और मैसेडोन, ये तो जो सिकंदर के पुत्र का नाम था। गाइस इनसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे अभी तक, मैंने जहाँ देखा है इतना क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। पिता का नाम आ जाता है, बचपन का नाम जरूर पूछ लेते हैं, और सेनापति जल सेनापति। अब है 336 बीसा में पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा जो सिकंदर महान थे, जो गद्दी पर बैठे जब इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, और मैसेडोनिया यानी मकदूनिया का शासक बना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिकंदर महान गद्दी पर कब बैठा, तो 336 बीसा में पिताजी की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया, इसे मकदूनिया कहते हैं, वहां का शासक बना। 331 बीसा पूर्व में अराबेला के युद्ध द्वारा ईरान के जो हकामनी साम्राज्य के द्वारा, जो हकामनी साम्राज्य था वहां के दारा त्रती यानी डेरियस थर्ड और सिकंदर महान के बीच दोहोक के समीप युद्ध हुआ। इस प्रकार सिकंदर दारा थर्ड को हराकर सिकंदर महान बना। तो सिकंदर महान कब बना, दारा थर्ड को हराकर। और अलेक्जेंडर द ग्रेट बना, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा गया और सिकंदर महान भी कहा गया सिकंदर को। 326 बीसा में सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया। ये क्वेश्चन गाइड बहुत बार पूछा है कि सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया, डेट पूछी है तो आपको याद रखनी है 326 बीसी को। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है, ये नेहरू जी ने भी लिखा है कि सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। अब सिकंदर से रिलेटेड कुछ और फैक्ट है वो देख लेते हैं। सिकंदर ने सर्वप्रथम तक्षशिला के राजा आम्बी को अपनी तरफ में मिला लिया अपनी तरफ, और उसके बाद आम्बी और सिकंदर की सेना ने मिलकर पंजाब के राजा पोरस पर आक्रमण किया। किसने, आम्बी और सिकंदर ने मिलकर। अब यहाँ होता है गाइस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिकंदर के शासक का युद्ध, झेलम का युद्ध, इसका उपनाम है बिस्तता का युद्ध या ऐसे ही हाइड स्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। तो गाइस ये आप देख लेना, 1 मिनट रुकना गाइस, थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट रुकना बस। ओके सही है। तो गाइस ये युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर इस युद्ध में क्या हुआ कि सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था हाइडेस्पीस या झेलम, इसी को बोलते हैं बिस्तता का युद्ध, क्योंकि पता है झेलम को बिस्तता भी बोला जाता है। झेलम नदी को आपने प्राचीन नदी के नाम पढ़े होंगे, इसी को बोलते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध। तो ये युद्ध हुआ था 326 बीसी में, ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ये युद्ध की डेट है इसकी, ये जो युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस के बीच में, तो सिकंदर की हुई थी विजय और पोरस हार गया था। पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया जाता है। यहाँ सिकंदर का पूरा राज दरबार था, उसमें पोरस को बंदी बना लिया जाता है क्योंकि वह युद्ध हार जाता है। तो बंदी बनाकर जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा किया जाए, कैसा करना चाहिए या कैसा किया जाए, तो इस बात से पोरस का जवाब रहता है कि जैसा एक राजा का व्यवहार एक राजा के लिए, एक राजा ये अपना व्यवहार एक राजा के लिए करता है, वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है देखो, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा ही। ये उत्तर किसका था, पोरस का। तो इस उत्तर से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस का राज्य उसे वापस कर दिया और दोनों मित्र बन गए। सिकंदर इस युद्ध को जीतने के बाद निकैया, जो कि जीत का शहर था, तथा ब्यूरोफेला जो है गाइस, इसके घोड़े का नाम है ब्यूसेफेला, जो इसके घोड़े का नाम है, के नाम पर झेलम नदी के तट पर ब्यूसेफेला नाम से एक नगर की स्थापना की। किसने की थी, सिकंदर ने। ब्यूसेफेला किसका नाम था, सिकंदर महान के घोड़े का। फिर सिकंदर भारत में कुल कितने रहा, तो 19 महीने भारत में रहा था सिकंदर। और 325 बीसी में
ये भारत से लौट गया सिंधु नदी के सहारे, यानी सिंधु नदी का इसने सहारा लेके मतलब सिंधु नदी से अपनी इसने वापसी कर ली थी। मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में इराक के बेबीलोन में हुई थी। कब? 33 वर्ष की आयु में, यानी सिकंदर की कुछ खास आयु नहीं थी, 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अब एक नोट है कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और यह वहीं से लौट गया। तो ये गाइस अपना यहाँ पे हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और सिकंदर का पूरा, क्योंकि ये मैंने इसलिए पढ़ा दी कि आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस इसे एक बार जरूर देख लेना वीडियो को, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद गाइस शुरू होगा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर प्राचीन भारत में कुछ तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो अच्छा है, अच्छी क्लास आएगी, मेंस प्री कुछ भी हो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप जरूर देखें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।